सेट बेसिकली क्या है? क्या आप एचआर में एक्सपर्ट हो, क्या आप फाइनेंस में एक्सपर्ट हो, क्या आप आईटी के एक्सपर्ट हो, क्या आपको अच्छा लगता है, उसी के अकॉर्डिंगली आप बेसिकली क्या कर सकते हो। एज अ फ्रेशर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है दिखाने के लिए, बट आप ये कर सकते हो, और अच्छा इंटर्नशिप भी सपोज ना हो, फिर क्या करोगे? वर्क एक्सपीरियंस भी नहीं है और इंटर्नशिप भी नहीं है, फिर बिल्कुल आप सर्टिफिकेशन कोर्स करोगे, बट सर्टिफिकेशन कोर्स भी अच्छी जगह से करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल आप कोर्सेरा को पकड़ोगे, ठीक है, और कोर्सेरा में आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज के भी बहुत सारे मिल जाएंगे, आपको गूगल का मिल जाएगा, माइक्रोसॉफ्ट का मिल जाएगा। वहां पर आप एग्जैक्टली करोगे क्या? आप रैंडमली कोई कोर्स नहीं करोगे, आपने रैंडमली कुछ नहीं करना है, रैंडमली करने से कोई फायदा नहीं होगा। आपने टारगेट करना है, अगर कंसल्टिंग हो तो आप कंसल्टिंग से जुड़े हुए जो कोर्सेज होते हैं आप बेसिकली वो करोगे, और वो अपने रिज्यूमे के आप अंदर इंक्लूड करोगे, सिंपल, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको क्या करना है, आपको अपने प्रोफाइल के अकॉर्डिंग, आपको अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, आपको 5 से 6 इंडस्ट्री पिक करनी है, आपको उसी के अकॉर्डिंग बेसिकली प्रोफाइल पिक करने हैं, एंड उसके हिसाब से बेसिकली हमें रिज्यूमे बिल्ड करना है। और रिज्यूमे में अपने वो पॉइंटर्स, जैसे कि अभी बताया था, आजकल क्या हो गया है, मैन्युअली कोई नहीं सर्च करता। मैं आपके रिज्यूमे आपको लग रहा है कि कोई मैन्युअली चेक करेगा, नहीं। और कई बार ऐसा होता है कि मैंने अप्लाई किया और अप्लाई करने के 10-15 मिनट बाद ही मेरे पास रिप्लाई आ गया कि भाई सॉरी, हम नहीं आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट कर पाएंगे, होता है। तो आपको लगता है कितने सारे रिज्यूमे में से 10-15 मिनट में उसने मेरा चेक भी कर लिया होगा और रिजल्ट भी दे दिया होगा। वो एआई टूल्स है बेसिकली, जो सारे रिज्यूमेस को आपके स्कैन कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और वो बेसिकली वो कीवर्ड्स देखते हैं, ठीक है। आपके स्किल सेट देखेंगे, कीवर्ड देखेंगे कि आपने जिस पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हायरिंग हो रही है, सपोज हायरिंग हो रही है एज अ बिजनेस एनालिस्ट के लिए हायरिंग हो रही है, और उसके उन्होंने सपोज 10 स्किल सेट उन्होंने प्री डिफाइन किए हुए हैं ऑलरेडी बैकएंड से, और वो स्किल सेट अगर आपके रिज्यूमे में है तो आपको वो कॉल करेंगे। एंड देन उसके अलावा भी एक चीज और होती है कि सपोज 10 स्किल सेट्स हैं, अब 10 में से आपके रिज्यूमे के अंदर 3 मेंशन है ऑलरेडी, ठीक है, बट उनके पास पहले से ही उन्होंने टॉप 100 रिज्यूमे सिलेक्ट कर लिए जिनके रिज्यूमे के अंदर 5 और मोर स्किल सेट ऑलरेडी प्रेजेंट थे, तो अगेन आपका रिजेक्ट हो जाएगा। आपके रिज्यूमे में मेंशन था स्किल सेट, बट स्टिल आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको कहीं पे अप्लाई करना है, बिग 4 में स्पेशली अगर आपको अप्लाई करना है एनालिटिक्स के अंदर, कंसल्टिंग के अंदर, तो ज्यादा से ज्यादा वो उन स्किल सेट्स को आपके रिज्यूमे के अंदर आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज और भी है, जरूरी नहीं है कि आपके पास सर्टिफिकेशन हो, ऐसा भी नहीं है। अगर आपको कोई चीज आती है, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी है जो आपको आता है, आप किसी भी चीज में एक्सपर्ट हो, बट आपके पास बेसिकली क्या है, सर्टिफिकेट नहीं है उसका, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो अपने स्किल सेट के अंदर, अगर नहीं है सर्टिफिकेट कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इंटरव्यू में वो आपको पूछेंगे, आप बता देना, आप वो जस्टिफाई कर देना। सर्टिफिकेट की एक्चुअल में कोई रिक्वायरमेंट वहां पे नहीं होती है अच्छी बात है, नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बट आपकी नॉलेज सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। देन सेकंड इंडस्ट्री है फाइनेंस एंड बैंकिंग, उसमें भी आपको पता ही ऑलरेडी ये बहुत कॉमन सी इंडस्ट्री है, बैंकिंग सेक्टर आपका, ठीक है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर, वेल्थ मैनेजमेंट, ये सारी चीजें आती हैं, एंड आई होप इन सब के बारे में ऑलरेडी आपको पता होगा। ऐसा कोई है जो जिसके बारे में इसको पता ना, किसी को पता ना हो इन सब चीजों के बारे में? फाइनेंस के कितने स्टूडेंट हैं? फाइनेंस के कितने स्टूडेंट हैं? एक और, एक चीज और बता दूं, ऐसा नहीं है कि इनमें जाने के लिए आपको फाइनेंस होना ही चाहिए आपके पास एमबीए के अंदर। अगर आपके पास मान लीजिए आप एचआर से आपने किया हुआ है, मार्केटिंग से किया हुआ है, तब भी आप जा सकते हो अगर जाने को आप चाहो तो, ऐसा जरूरी नहीं है। क्योंकि बहुत एमबीए के अंदर बेसिकली अगर आपको लगता हो मैथमेटिक्स यूज होती है, आपको पता है ना बहुत अच्छे से, इतनी हार्ड मैथमेटिक्स नहीं है जो हमारी क्लास 12th लेवल पे आपने अगर मैथ पढ़ी हुई है ना, तो फिर कुछ भी नहीं है जो यूज होती है एमबीए के अंदर। बहुत बेसिक मैथमेटिक्स यूज होती है, बहुत कॉमन से आईक्यू लेवल के क्वेश्चंस उसमें यूज होते हैं, ऐसा कुछ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है उसके अंदर। तो अगर आपने फाइनेंस नहीं भी पढ़ा हुआ है ना एमबीए के अंदर, एंड स्टिल यू वांट टू परस्यू एनी करियर, कि अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है, कोई अच्छी, सपोज फॉर एग्जांपल सॉफ्ट बैंक का आपको कुछ मिल गया, सॉफ्ट बैंक का या फिर फॉरेन बैंक का आपको कोई प्रोफाइल अगर मिल रहा है, तो आप जा सकते हो, कर सकते हो,
ठीक है। तो ये 2 इंडस्ट्रीज हमने अभी कवर किए। देन इसके बाद टेक्नोलॉजी। अब आप सोचोगे बीबीए एंड एमबीए ग्रेजुएट होने के, हम तो बीबीए एंड एमबीए हमने पढ़ा हुआ है, बट टेक्नोलॉजी का क्या रिलेशन है बेसिकली। तो टेक्नोलॉजी में भी बहुत सारे हैं, इसमें डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है, इसमें बेसिकली एआई के अंदर आप कर सकते हो, इसमें बेसिकली कई सारी टेक कंपनीज है, फिनटेक है, जो कि बेसिकली एमबीए ग्रेजुएट्स को हायर करती है इस पर्टिकुलर डोमेन में, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बेसिकली क्या है कि आपने कोविड ड्यूरेशन दी, कोविड टाइम आया था, ठीक है। कोविड टाइम से पहले हमारी सारी क्लासेस ऑफलाइन ही होती थी, हम कभी भी ऑनलाइन क्लास दी आपने नहीं ना। लेकिन कोविड टाइम के बाद बेसिकली आपने ऑनलाइन क्लासेस भी लेना शुरू कर दिया। अब आपके जो टीचर्स हैं उनको भी तो माइक्रोसॉफ्ट टीम, जूम, इनके ऊपर ट्रेनिंग लेनी पड़ी होगी ना, उन्होंने भी सीखा होगा, है ना। ऐसे ही क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे डिजिटल टूल्स आते रहते हैं, बहुत सारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर कंपनी करती है, एम्प्लॉय बेनिफिट्स के लिए, है ना, कई सारी चीज़ों के लिए, एलएमएस के लिए, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम उनका होता है उसके लिए। तो इन सबको ऑपरेट करने के लिए भी उनको बेसिकली रिक्वायर्ड होते हैं पर्सन, और ये बेसिकली एचआर टीम का ही पार्ट होते हैं समहाउ, ठीक है। वहां पर भी ये वैकेंसीज रहती हैं। अगेन आपका एआई का कोई टूल है, एआई के 2 पार्ट है बेसिकली, एआई के 2 पार्ट है, वन इज द डेवलपमेंट पार्ट, सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन पार्ट। तो जो डेवलपमेंट पार्ट होता है वहां पर वो बेसिकली इंजीनियर्स रिक्वायर्ड होते हैं, लेकिन जो आपका बेसिकली एप्लीकेशन पार्ट है वहां पर इंजीनियर्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, एप्लीकेशन पार्ट कोई भी यूज कर सकता है। और एआई का एप्लीकेशन हर जगह पे है। तो अगर कोई टूल सपोज यूज आ रहा है, या कोई कंपनी कोई एआई के बेसिस पे कुछ भी अपना इम्प्लीमेंट कर रही है, वहां पर भी उसको रिक्वायरमेंट होती है लोगों, ठीक है। तो ऐसे करके कई सारे प्रोफाइल आपके टेक्नोलॉजी में भी आते हैं। देन आपका हेल्थ केयर सेक्टर है, वहां पर भी आपको एमबी वालों को हायर किया जा सकता है, ठीक है। आपका हॉस्पिटल जो मैनेजमेंट है ना, हेल्थ केयर सिस्टम जो मैनेजमेंट है, इसके अलावा आप देखते हो जितनी भी मेडिसिन की सप्लाई होती है ना मेडिकल स्टोर्स पे, वहां पर भी काफी सारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं बेसिकली, है ना, सेल्स पर्सन होते हैं, सारा कुछ मैनेज करते हैं, है ना। और किस मेडिसिन की कहाँ पर रिक्वायरमेंट है ये सारी एनालिसिस भी बनाते हैं। तो हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर भी, आप फार्मा सेक्टर के अंदर भी आपके एमबी और बीबीए स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल कई बार लोगों का होता है ना कि फार्मा कोई घर में या कोई है जिनका बैकग्राउंड है सपोज हेल्थ केयर सेक्टर का, तो वो लोग भी इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकते हैं, ठीक है। आप अगर थोड़ा बहुत एक्सपोजर है अगर आपको हेल्थ सेक्टर का, तो आप इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, और अच्छा खासा करियर है, हॉस्पिटल की कोई कमी नहीं है, और हॉस्पिटल बंद होने वाले हैं भी नहीं, चाहे कोई भी पैंडेमिक आ जाए, उल्टा आ गई तो और ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। देन हमारी जो इंडस्ट्रीज आती है बेसिकली कंज्यूमर गुड्स एंड रिटेल, एनर्जी, सस्टेनेबिलिटी, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया, ये 3 इंडस्ट्री और है। आप लोगों को पता है तीनों के बारे में? एफएमसीजी सेक्टर बहुत बड़ा प्रोवाइडर है जॉब अपॉर्चुनिटीज का फॉर एमबीए स्टूडेंट, एफएमसीजी, ठीक है। या ई कॉमर्स आपका हो गया जो कि फ्लिपकार्ट एंड अमेजोन जैसी कंपनीज है, ठीक है। अगेन वहां पे रिटेल मैनेजमेंट बेसिकली कोर्स, रिटेल मैनेजमेंट के आप सर्टिफिकेशन कहीं से भी ले सकते हो, कोर्सेरा पे अगर आपको इस पर्टिकुलर फील्ड में जाना है तो आप रिटेल मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन ले सकते हो और उसको बेसिकली अपने रिज्यूमे में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली आपका अगर एनर्जी वाला सेक्टर है, वहां पर भी ये सबसे ज्यादा मतलब लिबरेटेड सेक्टर है, जनरली हम लोग इसकी तरफ ध्यान भी नहीं देते हैं। आप एमबीए वाले हो, आपको पता है कौन कौन सी, आपको ऑलरेडी पता होगा कौन कौन सी इंडस्ट्री में हम लोग जा सकते हैं, बट आई एम श्योर कि आपके दिमाग में कभी नहीं आता होगा कि ऑयल एंड गैस या एनर्जी वाले सेक्टर में भी मुझे जाना है, नहीं आता होगा ना। और आप सोच भी नहीं सकते कि ये वाला जो सेक्टर है वो सबसे ज्यादा सैलरी आपको दे सकता है। मैं यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा, बट ओएनजीसी जैसी कंपनी, आप सोचो ओएनजीसी कंपनी किस काम में आती है पता है? ओएनजीसी क्या काम करती है? नहीं, ऑयल रिफाइनरी तो है, और क्या करती है? हाँ, फिर ये ऑयल एक्सप्लोरेशन का काम करती है ना, निकालती है बेसिकली, रिफाइनरी तो कोई भी बना सकता है, ठीक है। तो ये बेसिकली ओएनजीसी जैसी कंपनी 30-35 लाख के पैकेजेस देती है एमबीए को, और ये पीएसयू है,
ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है ONGC, 30-35 लाख के पैकेजेस देती है, हायर करती है MBA स्टूडेंट। पेट्रोलियम के जो कॉलेजेस है ना, वहां पर MBA होता है पेट्रोलियम के अंदर एनर्जी में, ठीक है। ऐसे कई सारे स्पेशली गवर्नमेंट में है। और स्टिल अगर आपका नॉर्मल MBA भी है तब भी आप बेसिकली पेट्रोलियम एंड ऑयल गैस में आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उनको कोई स्किल सेट नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कोई स्किल सेट चाहिए, उनको बस एक चीज चाहिए, आपको इस इंडस्ट्री के बारे में पता है या नहीं पता है, सिंपल सी इतनी सी चीज है। आप उसके बाद अप्लाई कर सकते हो। इसमें सिर्फ PSUs नहीं है, इसमें आपकी प्राइवेट कंपनीज भी हैं। आपको पता है अदानी और अंबानी वाले जो ग्रुप है, रिलायंस लिमिटेड जो बेसिकली है, वो सारा इसी में है। सबसे बड़ी रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी जो जामनगर में है, वो प्राइवेट है, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में भी बहुत अच्छा पैसा है। और इसके अंदर आपको मैं एक चीज बता दूं, फ्रेशर को नॉर्मल पैकेज जो है ना 8 to 10 लाख का है फ्रेशर। ऑयल एंड गैस कंपनियां नॉर्मली 8 to 10 लाख का पैकेज देती है स्टार्टिंग में। और ये IIMs की बात नहीं हो रही है, मैं कोई IIMs की बात ही नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। क्या आप सोच रहे हो कि IIMs को देती होंगी? नहीं, आप जैसे ही लोगों को देती है 8 to 10 लाख का पैकेज। और आप मुझे ये बता दो कि ऐसी कौन सी इंडस्ट्री है जो स्टार्टिंग में ही फ्रेशर को इतना पैकेज दे देती है बाय डिफॉल्ट? नहीं देते ना। आपको ही पता है आज की डेट में कितना है, 3 से 4, 5, 6 लाख बहुत से स्टार्टिंग में यही देते। अब इसी से मुझे एक चीज और याद आई है, एक और प्रोफाइल है जहाँ पे हम लोग जाते हैं। सपोज वो है ऑटोमोबाइल सेक्टर, ऑटोमोबाइल सेल्स की बात कर रहा हूँ, या फिर किसी भी पर्टिकुलर प्रोफाइल पे हम नॉर्मली जा रहे हैं। अब फॉर एग्जांपल हमने नेक्सा के शोरूम में मेरी जॉब लगी है, एज मैनेजर नेक्सा के शोरूम में मेरी जॉब लगी है। नॉर्मली मुझे कितने का पैकेज मिलेगा? 30-40,000 का, यही देगा वो, ठीक है। अब आप मुझे आप ही बता दो कि नेक्सा की जगह पे ना मुझे ना ऑडी के शोरूम में जॉब करनी है, कैसे करूँगा? किस तरीके से? मैं क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ ना। आप लोगों को पता है कि नेक्सा के शोरूम में या हीरो होंडा के शोरूम में कैसे जॉब देनी है? आई गेस आपको पता है, सबको पता है, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे नेक्सा की जगह पे ऑडी के शोरूम में जॉब चाहिए, मुझे फरारी के या जो लग्जरी कार्स है बेसिकली उनके शोरूम में जॉब चाहिए। एंड यहाँ पे मुझे एक एडवांटेज मिलेगा, सॉरी 2 एडवांटेज मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरा स्टार्टिंग पैकेज होगा वो 30-40,000 की जगह पे हो सकता है 50-60 या 70,000 मुझे मेरे स्टार्टिंग में, जो कि रियलिटी है। एंड सेकेंडली मेरा जो करियर प्रोग्रेशन है वो भी बहुत अच्छा होगा एज कम्पेयर टू नेक्सा पर्सन, ठीक है। अब आप मुझे मेरा क्वेश्चन बस इतना था कि ये कैसे पॉसिबल है? वो नेक्सा वाले के पास भी है और कुछ, सबके पास बेटर कम्युनिकेशन स्किल है, सारे इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए, सबके पास MBA डिग्री है। नेक्सा में जो पर्सन गया उसके पास भी MBA, आपके पास भी MBA। फिर बिजनेस के सेगमेंट में एक स्पेशल सेगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लग्जरी बिजनेस या फिर लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट, ठीक है। सुना है किसी ने? कितने लोगों ने सुना है? आपने? क्या होता है ये? बहुत बड़े ब्रांड्स को इंडिया में कैसे लॉन्च करना है, लोग इंडियन एम्प्लॉयज कंसल्टेंसी फर्म्स को लेते हैं ना लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट में। जैसे फरारी का शोरूम मिला है, डायरेक्ट में पहले फरारी खरीद होते हैं, इंडियन सी होते हैं, जॉइंट वेंचर वगैरह करके स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे लैम्बोर्गिनी के शोरूम है, वो ठीक है, वो कैसे करते हैं उसका नॉट इम्पोर्टेंट। हमारा मुझे तो चाहिए बेसिकली वहाँ पे जॉब, मेरा तो ये कंसर्न है, मुझे नहीं पता उसने कैसे अपना किया है कैसे। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट का एक पर्टिकुलर सेक्शन है, लग्जरी बिजनेस का एक सेक्शन है पूरा। आप बेसिकली क्या कर रहे हो, आप वही जॉब कर रहे हो, वही सारे प्रोफाइल में जो प्रोफाइल है आपका, सेल्स, मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, आप किसी पर्टिकुलर शोरूम में जा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ठीक है, वही सारे प्रोफाइल है। प्रोफाइल में कोई चेंज नहीं है। चेंज है कि आपका बिजनेस की जगह पे लग्जरी बिजनेस हो गया वो सेगमेंट बेसिकली, और आपकी जो सैलरी है जो पहले X थी वो अब 2X हो गई है, 3X हो गई है, ठीक है। और ये करने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोर्सेरा पे बहुत सारे सर्टिफिकेशन मिल जाते हैं लग्जरी बिजनेस के या लग्जरी ब्रांड मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशन वहाँ पे मिल जाएंगे आपको।
आपको वो 1-2 सर्टिफिकेशन कर लेने हैं और इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेना है, कैसे एक लग्जरी कंपनी काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी मॉल में जाते हैं, कपड़े के शोरूम में बेसिकली आप जाते हैं, ठीक है, आप जाओगे तो जाते ही कोई एक सेल्स पर्सन होगा जो आपको आएगा असिस्ट करने के लिए और इमीडिएटली आपको अटेंड करेगा, हर तरीके से करेगा। बट आपको पता है ज़ारा के शोरूम में, इंडिया में तो चलो उतना ज़्यादा नहीं होता है, बट यूएस में अगर आप या यूरोपियन किसी कंट्री में ज़ारा के शोरूम में अगर आप जाओगे तो आप गेट पे एंट्री करोगे, आपको वहाँ पे एक टोकन दे दिया जाएगा एंड आपको बोला जाएगा कि प्लीज़ वेट करिए, और आप देखोगे मुझे वेट क्यों करना पड़ रहा है, जबकि होगा क्या, शायद 1 या 2 कस्टमर मुश्किल से पूरे शोरूम के अंदर होंगे, फिर भी वो आपको बोलेगा कि आप प्लीज़ वेट करिए। जब हमारा सेल्स एग्जीक्यूटिव फ्री हो जाएगा तब वो आपको खुद से अटेंड करेगा, तब आप अंदर जाओगे, ठीक है। ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि कैसे लग्जरी ब्रांड्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है। आप नेक्सा के शोरूम में गाड़ी खरीदने जा रहे हो, ठीक है, मैंने वहाँ पे इंक्वायरी बुक कर दी और इंक्वायरी के बाद सेल्स मैनेजर मुझे 10-15 दिन तक फोन कर करके परेशान कर देगा। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। वहीं पर अगर आप ऑडी, फरारी के, लैम्बोर्गिनी के किसी शोरूम में आप जाओगे, ठीक है, आप वहां पे अगर अपनी इंक्वायरी दे भी दोगे ना तो कोई आपको कॉल नहीं करने वाला, और मैक्स टू मैक्स अगर उन्होंने कॉल किया भी तो एक बार करेंगे, वो भी तब जब आप बताओगे, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाउ अ नॉर्मल ब्रांड ऑपरेट्स एंड हाउ अ लग्जरी ब्रांड ऑपरेट, या फिर जो प्रीमियम ब्रांड्स होते हैं वो कैसे ऑपरेट करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा ना आईफोन 16 के लिए कैसे लाइन लग रही है। अब वहीं पे कोई नॉर्मल कंपनी होती, वीवो या ओप्पो वाली कंपनी है, सपोज आप लोग कई बार बहुत सारे एमबीए ग्रेजुएट जाते हैं वीवो और ओप्पो कंपनी में बेसिकली, ठीक है। तो वीवो ने कोई मोबाइल सपोज लॉन्च किया तो उनकी प्रायोरिटी क्या रहती है कि जल्दी से जल्दी ये मोबाइल का वेरिएंट या वर्जन सारे स्टोर्स में मेरे अवेलेबल हो जाना चाहिए, हर किसी को अवेलेबल हो जाना चाहिए। और वो बेसिकली अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ना बड़े बड़े एड्स देते हैं कि ये लॉन्च हो रहा है, करते। बट क्या आपने एप्पल को करते हुए देखा ऐसा? नहीं देखा ना। तो ये सारे एग्जांपल्स मैं बेसिकली दे रहा हूँ, एक माइंडसेट का डिफरेंस है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ एक माइंडसेट का डिफरेंस है कि कैसे एक नॉर्मल ब्रांड ऑपरेट करता है और कैसे एक लग्जरी ब्रांड ऑपरेट करता है। और यही चीज वो जो लग्जरी ब्रांड वाला है ना कंपनी, एचआर, वही यही चीज आपके अंदर सर्च आउट करेगा कि आपका माइंडसेट एग्जैक्टली है कैसा, ठीक है, और आपका रिज्यूमे में उस टाइप की कोई स्किल सेट मेंशन है या नहीं है, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये पीपीटी में इंक्लूड नहीं है, मुझे बस याद आ गया तो मैं आपको बताया क्योंकि तो ये बेसिकली बहुत अलग एक सेगमेंट है जहां पर आपको क्या है, आपका स्टार्टिंग में ही आपको 2x 3x सैलरी बेसिकली मिलेगी। अगेन लास्ट हमारा बेसिकली हम गवर्नमेंट में भी जा सकते हैं, रियल एस्टेट है एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप में मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, बेसिकली हम लोग अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करेंगे एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या जो स्टेट गवर्नमेंट है बेसिकली वो बहुत सारे फंड्स भी रिलीज करती हैं और जिनको आप ऑक्युपाई कर सकते हो, आप ले सकते हो। और एक अपॉर्चुनिटी तो मैं ही आपको दे सकता हूँ, आप इजीली रनवे स्टार्टअप इंक्यूबेशन सेंटर या रनवे इंक्यूबेटर आप सर्च कर सकते हो गूगल पे, ठीक है। रनवे इंक्यूबेटर बेसिकली हमारी खुद की कंपनी का ही है और वहां पर बेसिकली बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं और कई सारी स्टेट